value where x is being measured from mean position, that is very important. x को कहां से मेजर कर रहे हैं? मीन पोजीशन से मेजर कर रहे हैं. ओके, मेजरिंग x फ्रॉम मीन पोजीशन. ओके, उससे कितना मैक्सिमम दूर जा रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं साइन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 होएगी तो x की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू a होएगी. ओके, इसको जानने का एक और तरीका होता है. आपको पता हो तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0. और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0. सो दिस इज वन वेरी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एम्पलीट्यूड, दैट इज 0 वेलोसिटी एंड 0 एक्सेलरेशन वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. ओके, 0 वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन वाले पॉइंट के बीच का डिस्टेंस. ये काफी यूजफुल तरीका होता है प्रॉब्लम्स में एम्पलीट्यूड निकालने का, कि हम 0 वेलोसिटी और 0 एक्सेलरेशन वाले पॉइंट ढूंढ लेंगे और काम हो जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया एम्पलीट्यूड का मतलब? 0 एक्सेलरेशन और 0 वेलोसिटी. ओके, रेस्ट पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट के बीच की दूरी, इक्विलिब्रियम पॉइंट और रेस्ट वाला पॉइंट. रेस्ट मतलब 0 वेलोसिटी, एक्सट्रीम और मीन के बीच की दूरी, ऐसे भी सोच सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़े. फाई नोन एज इनिशियल फेज, नाम से ही समझ में आ जाता है इनिशियल फेज. इनिशियल फेज मतलब ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू एट, फेज की वैल्यू एट टी इज इक्वल्स टू 0 क्या होगी? 5. इज दिस ओके? क्या इससे क्या मालूम पड़ता है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. जैसे कि यदि मैं आपको यहां पर 4 इनिशियल फेज लिख के देता हूं, जो हो सकता है आपको लगे नहीं सर ये तो सेम ही है, बट विल रियलाइज ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली डिफरेंट. सब में किस चीज का अंतर है इनमें? इनिशियल फेज का. जब π/4 बोल रहे इनिशियल फेज, राइट, आपको याद होता है ऐसा एक फेज, एक अपन बनाते थे, क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट. है ट्रिग्नोमेट्री में से सर्कल नहीं देखा आपने? क्या जो भी बोलते हैं मुझे नहीं मालूम. राइट, हम तो इसको फेजर बोलते हैं. अभी थोड़ी देर में आपको ये सिखाना है. π/4 मतलब ये, ठीक है ना बात? 3π/4 मतलब ये, 5π/4 मतलब ये, और 7π/4 मतलब ये. राइट, ये तो याद है सबको? नहीं याद है? देखा नहीं है 4 क्वाड्रेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाते ना भाई. अरे ओके, तो π/4 का मतलब यदि अपन SHM के हिसाब से सोचे तो क्या है? कहां है वो? t = 0 पे a/√2. इसके हिसाब से सोचे तो क्या है? a/√2. फिर दोनों में कोई अंतर है क्या? ऊपर वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव है, जबकि इसमें वेलोसिटी नेगेटिव है. शायद आपको दिख रहा हो कॉस इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाता है. यदि आपको याद रह जाए इतना सा तो खटखट आप बता सकते हैं. यहां पे साइन पॉजिटिव होता है, 3/4 मतलब एक्स अभी भी पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव है. याद आया? ऑलराइट, इसमें आ जाते हैं. यहां पर x माइनस है, वेलोसिटी भी माइनस है. प्लस बोल रहे हो, सामने लिखा है वो दिखेंगे नहीं उसको. यहां पे 10 पॉजिटिव है मतलब सब नेगेटिव है. याद ही नहीं है कि बेटा क्वाड्रेंट 4 नहीं पढ़ाते क्या आजकल? ट्रिग्नोमेट्री में ये भी बंद कर दिया क्या गणित वालों ने? अरे भरोसा नहीं है मुझे मैथ्स के. ऑलराइट, फिर साइन नेगेटिव मतलब यही है, x नेगेटिव आएगा, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव क्योंकि कॉस आएगा. राइट, इनफैक्ट यदि आप ध्यान से देखें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे टाइम बढ़ रहा है, मान लीजिए हम फेज की पूरी वैल्यू π/4 मान लेते हैं, तो पहले यहां था, इधर जा रहा था, फिर उधर से जाके वापस इधर आया,
तो अभी भी x तो पॉजिटिव रहा पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। फिर इधर गया, x नेगेटिव हुआ और वेलोसिटी भी नेगेटिव रही। देख रहे हैं फेस की वैल्यू बढ़ रही तो क्या हो रहा है, फिर वो वापस घूम के इधर से आया तो भी x अभी नेगेटिव है पर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गया। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, राइट? तो इनिशियल फेज या फेज मैंने दोनों ही समझाने की कोशिश करी है आपको कि दिखने में हो सकता है आपको इनिशियल फेज एक जैसे लगे, लेकिन चारों क्वाड्रेंट्स के हिसाब से मीनिंग अलग अलग आएगा। या तो x पॉजिटिव v पॉजिटिव, x पॉजिटिव v नेगेटिव, x नेगेटिव v पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव। चार पॉसिबिलिटीज है x और v के साथ, वो चार क्वाड्रेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। नहीं आया अभी भी समझ में? आप बोलेंगे सर मैं पाई से 2 पाई से ज्यादा लिख दूं, तो 2 पाई से ज्यादा कोई समझदार आदमी लिखता नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, 5 की वैल्यू जनरली 2 पाई से ज्यादा नहीं लिखते, 2 पाई ज्यादा होती है तो उसको वापस कन्वर्ट करके 2 पाई के अंदर ले आते हैं। मतलब कोई 9 पाई बाय 4 लिख के मूर्ख है बेचारा, माफ कर दीजिए, उसको नहीं जानता हो क्या कर रहा है, राइट? उसको 8 पाई प्लस पाई लिखकर डिवाइड करके 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई को हटा दीजिए, ठीक है? नहीं आया समझ में, राइट? 2 पाई से ज्यादा हो तो 2 पाई माइनस करके लिख देते हैं समझदार लोग तो, ठीक है? बढ़ू मैं आगे? श्योर, नो प्रॉब्लम्स, क्लियर है? ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू डू is discuss all these variables again, all right, from a much deeper perspective. This was कि phi की value t is equals to 0 पे क्या है, बस मैंने उतनी बात करी है. I want to discuss it from a deeper level कि ये actually इससे भी गहरा इनका मतलब है क्या. Okay, so here we go, and that deep reason is why we are going to follow particular sequence for solving questions. Okay? तो आपको याद होगा कि हमने इतनी बात तो ऑलरेडी करी हुई है कि SHM की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो एक ऑसिलेशन का पार्ट है, राइट? इट्स अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन, ओके? और यदि हम यहां पर चाहे तो हो सकता है कि ये अप्रोक्सीमेशन मार के ये हिस्सा जो है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू के एक्स आ रहा हो, फोर्स प्रोपोर्शनल टू के एक्स आ रहा है तो आप ये, या के एक्स आ रहा है तो आप ये भी समझ सकते हैं पोटेंशियल जी का फंक्शन के एक्स स्क्वायर बाय 2 टाइप्स आ रहा होगा. समझाऊं? अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या आ जाएगा? फोर्स निकाल लो, माइनस डी यू बाय डी एक्स कितना हो गया? माइनस के एक्स. इसका मतलब पोटेंशियल जी का ग्राफ कुछ ऐसा होता होगा. SHM कर रहे होंगे तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा? नहीं आया समझ में? के एक्स स्क्वायर टाइप्स कुछ, राइट? राइट, ओके, हियर वी गो. तो यहां पे जो आगे की स्टोरी है वो क्या है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल जी इज के एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसा कुछ है, ओके? इसको डिफरेंशिएट किया, फोर्स माइनस के एक्स आ गया, उसको d2x बाय dt स्क्वायर एक्सेलरेशन की टर्म्स में लिखा तो माइनस के बाय एम एक्स आ गया, जिसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं. यदि आप ध्यान दें, यदि आपने ध्यान दिया हो तो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? इफेक्टिवली हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि फोर्स कांस्टेंट क्या है और पार्टिकल का मास क्या है, ये इंफॉर्मेशन है. और इसके बेसिस पे हम लोगों ने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाली है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी जानने के लिए हमें क्या चाहिए? के और एम, फोर्स कांस्टेंट और मास. जैसे कि यदि हम इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो यदि मैं आपको एक स्प्रिंग और ब्लॉक दे दूं, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एम मास की स्प्रिंग, और ये पूछूं कि बताइए इसके ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या हमको कुछ और बताने की जरूरत है या हम आंसर दे सकते हैं? रूट के बाय एम. पक्का? क्या ये बताने की जरूरत है इसको मैंने 2 मीटर खींचा कि आधा मीटर खींचा, या इसको इतनी वेलोसिटी दी, ये किया वो किया? हमें कुछ भी जानने की जरूरत है? डू वी नीड टू नो एनीथिंग? हेलो, वी डोंट नीड टू नो एनीथिंग. वी आर एक्सेप्टिंग कि ठीक है यदि ये 2 चीजें हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा, राइट? राइट, ओके.
इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि ओमेगा इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम. हमने जो सिस्टम चुना है, ऑसिलेशन जो सिस्टम करने वाला है, उस सिस्टम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी. उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. किस चीज की? सिस्टम की. इसका क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू. ये मास यहां पे रखा हुआ है, ओके, स्प्रिंग से कनेक्टेड है. मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको 1 मिलीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देता हूं यहां पर. तो भी मैंने इसको डिस्टर्ब किया है. जाएगा वापस आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा, टोटल टाइम का आधा लगेगा जाके वापस आने में. अबे इधर से जाके इधर ही वापस लेने, अरे चलो पूरा ऑसिलेशन का टाइम लगेगा यार, जाके वापस आके इधर से इधर बढ़ू में आ गया. मान लीजिए मैंने इसकी बजाय इसको 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी या 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तब भी ओमेगा तो, इसका मतलब मैं 1 मिलीमीटर पर सेकेंड दूं तो भी जाके आने का टाइम वही, और उससे 1000 गुना ज्यादा वेलोसिटी दूं और एनर्जी की बात करूं तो 10⁻⁶ टाइम्स ज्यादा दूं v², तो भी जाके आने का टाइम सेम. डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? मतलब कि ओमेगा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आप सिस्टम को कितना डिस्टर्ब कर रहे. एक बार आपने सिस्टम चुन लिया कि दीज आर दी पार्टिकल्स, दिस इज द सिस्टम विच आई एम गोइंग टू डिस्टर्ब, या मैंने एक पोटेंशियल का ग्राफ चुन लिया, किस पोटेंशियल के ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, तो वन थिंग दैट इज फिक्स्ड इज फ्रीक्वेंसी. आगे जाके हम अगली क्लास में बोल रहे होंगे कि फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, या जो भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है उसकी प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी. उसने एक बार डिसाइड कर लिया ये फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होना है, आगे सब यही करते जाएंगे. जैसे कि हमारे घरों में करंट आता है, कितनी फ्रीक्वेंसी का आता है, किसी को आइडिया? 50 हर्ट्ज. आपको पता है जो 50 हर्ट्ज हम करंट कहते हैं कि 50 हर्ट्ज करंट आता है, इसका मतलब कि बेसिकली जो हमारे करंट का ग्राफ बनेगा उसकी इक्वेशन एक्चुअली यही होती है, और उसमें ओमेगा इज इक्वल टू 2πf करके एफ को 50 रख दीजिए. 50 हर्ट्ज एक्चुअली साइन फंक्शन का ही होता है वो. अरे अभी एफ निकाले थे ना, उसकी वैल्यू 50 होती है. नहीं आ रहा अभी समझ में? तो ये 50 हर्ट्ज तो ठीक है भाई, करंट का है, तो कहीं ना कहीं जनरेट भी होता होगा ना फ्रीक्वेंसी. जिस जनरेटर से करंट प्रोड्यूस होता है वो जनरेटर 50 हर्ट्ज से घूमता है ना. इमेजिन उसका मैकेनिकल ऑसिलेशन ऑफ 50 हर्ट्ज, ऑसिलेशन तो नहीं है, टू एंड फ्रो नहीं है वो, बट व्हाटएवर, उसका मैकेनिकल टाइम पीरियड ऑफ 50 हर्ट्ज is getting converted to current का टाइम पीरियड ऑफ corresponding to 50. मतलब आप सोचिए मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई, लेकिन क्या चेंज नहीं हो पाई? फ्रीक्वेंसी. कहां मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के घूमने की, कहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब कुछ चेंज हो गया, एनर्जी का रूप रंग सब चेंज हो गया. वहां से यहां तक आते आते कितने ट्रांसफॉर्मर, कितने क्या चीजें आ गई, लेकिन एक चीज चेंज नहीं कर पाया, वो फ्रीक्वेंसी. वोल्टेज चेंज हो जाता है वहां से आते आते, करंट 10 बार चेंज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन वही फ्रीक्वेंसी का करंट मिलता है जो वहां प्रोड्यूस हुआ था. कहां? जनरेटर में जो प्रोड्यूस हुआ था, पावर प्लांट में जो प्रोड्यूस हुआ था, वही फ्रीक्वेंसी का करंट मिलता है. ना उस वोल्टेज का मिलता है, ना उस वो करंट की वैल्यू मिलती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम रहती है, वो फिक्स्ड. नहीं समझ में आ रही मेरी बात? राइट. तो फ्रीक्वेंसी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स. सोर्स मतलब अपन ने जो भी चीज चुनी कर ये एसएचएम कर रही है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी. अपन ने जैसे चूज किया कि ये कर रहा है, तो जो भी कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है. बढ़ू मैं आगे, नेक्स्ट पे आऊं. ओके, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड. व्हाट डज एम्पलीट्यूड एसेंशियली रिप्रेजेंट? एम्पलीट्यूड क्या होता है मैं समझा चुका हूं. ओमेगा क्या होता है पहले समझाया था, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट अब समझा रहा हूं. दिस रिप्रेजेंट्स सिस्टम. ठीक है.
इस ग्राफ में आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि हम सिस्टम को जितना ज्यादा बड़ा डिस्टरबेंस देंगे, इतना बड़ा दिया तो यहां तक जाके वापस आ जाएगा पार्टिकल, लेकिन हमने डिस्टरबेंस इतना कर दिया तो पार्टिकल ज्यादा दूर जाएगा. एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. आपने कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी दी है उसको, या कितना डिस्टरबेंस आपने प्रोड्यूस किया. मोर यू डिस्टर्ब, मोर इज गोइंग टू बी दी एम्पलीट्यूड. आप देख सकते हैं, आपने इतना डिस्टर्ब किया तो एम्पलीट्यूड इतना सा आ रहा है, इतना डिस्टर्ब किया तो उसको काइनेटिक एनर्जी जीरो करने के लिए ज्यादा दूर चलना पड़ रहा है. यदि आपने ज्यादा डिस्टर्बेंस दिया तो काइनेटिक जीरो करने के लिए ज्यादा दूर चलना पड़ रहा है. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट्स एनर्जी बाय विच यू हैव डिस्टर्ब द सिस्टम, और सिंपली एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. किस एनर्जी से ऑसिलेशन हो रहा है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम्पलीट्यूड. कोई तकलीफ? समझ में आने बात? यदि वेलोसिटी अपन ने इतनी दी कि वो उधर जैसे 1 मिलीमीटर पर सेकेंड दी, तो भी जाके आने में टाइम सेम लगेगा लेकिन कम दूर जाएगा. 1 मीटर पर सेकेंड दी तो भी जाके आने में टाइम लेकिन ज्यादा दूर जाएगा. तो इसलिए जब भी कोई सवाल है, सबसे पहली चीज निकालते हैं, सबसे पहले तो मीन पोजीशन निकालते हैं, उसके बाद निकालते हैं फ्रीक्वेंसी या ओमेगा, उसके बाद एम्पलीट्यूड. आप एम्पलीट्यूड पहले नहीं निकाल सकते क्योंकि यदि आपको सिस्टम ही मालूम नहीं है तो सिर्फ एम्पलीट्यूड अलग से निकाला नहीं जा सकता. एम्पलीट्यूड निकालने की नीड टू नो कि सिस्टम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम. वंस यू नो द सिस्टम यू कैन फाइंड एम्पलीट्यूड. नहीं आ समझ पक्का? एम्पलीट्यूड, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, सिस्टम. ओके. तीसरा आता है फाई. राइट, जैसे हमने 4 वैल्यूज ली थी, चारों में यदि आप ध्यान दें तो एक्स का मॉडुलस सब में सेम है. क्या अलग अलग है? सेम है. वेलोसिटी का मॉडुलस भी सेम है. चारों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. देखा जाए तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इसके पास है उतनी इसके पास है, उतनी इसके पास है, उतनी इसके पास है. जितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है उतनी इसके पास है. सबके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू अलग अलग आएगी, सेम आएगी? सेम आएगी. देन व्हाट डज फाई रिप्रेजेंट्स? फिर से बता दूं, सिस्टम ओमेगा, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड. अब आपने डिसाइड किया लेट्स से कि मुझे 10 जूल एनर्जी देके इसको डिस्टर्ब करना है. आई एम गोइंग टू गिव इट 10 जूल ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी टू डिस्टर्ब इट. इतना हमने डिसाइड किया. Now there are many ways you can give it 10 joule energy at t is equals to 0. One way is यहां पर आपने काइनेटिक एनर्जी दे दी प्योरली. अनदर वे इज कि आपने इसको खींचा, 10 जूल के बराबर एनर्जी देकर खींचा, हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 जूल किया और छोड़ दिया. क्या दोनों केस में फाई की वैल्यू सेम होगी कि अलग अलग होगी? अलग अलग होगी. आपने डिसाइड किया नहीं, मैं तो 5 जूल काइनेटिक दूंगा और 5 जूल पोटेंशियल दूंगा. जैसे ही आपने डिसाइड किया आपके पास फाई के 4 केस आ जाएंगे. क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ध्यान से देखिएगा, ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी. अरे टी इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी, और टी इज इक्वल टू 0 पर ही यदि आपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला हो तो ये काइनेटिक एनर्जी. अबे वेलोसिटी यही तो आ रही थी. और जरा ओमेगा को रख दो k/m, यू विल रियलाइज काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल हो जाएगा. रख के देख लो ओमेगा को k/m. ओमेगा स्क्वायर को k/m रखते दिखा कि नहीं दिखा? काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों केस में बराबर है. लेट्स से मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 जूल काइनेटिक दूंगा और 5 जूल पोटेंशियल दूंगा. 4 तरीके हैं 5 जूल काइनेटिक और पोटेंशियल देने के.
क्या मैंने खींचा a/√2 के बराबर, खींचा, खींचने के बाद वेलोसिटी देने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 2, वही 5 जूल काइनेटिक एनर्जी इस तरफ से भी दे सकता हूं, और मतलब फाई की वैल्यू ये भी कर सकता हूं और ये भी कर सकता हूं। 5 जूल कंप्रेस कर दिया कि 5 जूल एनर्जी देकर कंप्रेस किया, यहां कंप्रेस किया, कितने तरीके काइनेटिक एनर्जी देने के? तो ये वाला और ये वाला। हेलो, सो व्हाट डज फाई रिप्रेजेंट? आपने इनिशियल एनर्जी किस तरह से दी है। अब आप बताइए, यदि आपको एनर्जी नहीं मालूम है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया इसकी बात कर सकते हो क्या? नहीं। और सिस्टम ही नहीं मालूम है तो एनर्जी की बात नहीं कर सकते। इसलिए पहले ओमेगा, फिर ए और फिर फाई। यदि आपने इस सीक्वेंस के साथ बदतमीजी करी तो मरेंगे। सीक्वेंस यही रहेगी, सबसे पहले निकालेंगे ओमेगा क्योंकि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है, फिर ऑसिलेशन की एनर्जी यूज करके निकालेंगे एम्पलीट्यूड, और जब ये दोनों निकल जाएंगे तो इनिशियली t=0 पर वो एनर्जी हमने किस तरह से दी थी वो कौन रिप्रेजेंट करता है? फाई। फाई रिप्रेजेंट्स कि हमने वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ रेशियो ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से, मतलब कि कितनी काइनेटिक किस डायरेक्शन में, कितनी पोटेंशियल किस तरह से, कंप्रेशन में कि एक्सटेंशन में, प्लस में कि माइनस में, वो चीज कौन रिप्रेजेंट करता है? फाई। और हमने डिसाइड किया सारी सारी पोटेंशियल देनी है तो भी 2 तरीके सारी सारी पोटेंशियल देने के, एक्सटेंड कर सकते हैं 10 जूल के हिसाब से, कंप्रेस कर सकते हैं 10 जूल के हिसाब से। काइनेटिक का डिसाइड किया सारी सारी, फिर भी 2 तरीके, इधर दे सकते हैं, इधर दे सकते हैं, इधर देंगे 0, इधर देंगे पाई। साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, लेकिन कॉस 0 प्लस और कोस पाई माइनस। नहीं, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? राइट। तो ये हमारी चॉइसेस है। फाई रिप्रेजेंट्स कि t=0 पे एसएचएम के हालात क्या थे, डिस्प्लेसमेंट वाइज एंड वेलोसिटी वाइज। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? सो दिस कंप्लीट्स माय डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द 4 पैरामीटर्स. वन इज फेज एंड अदर 3 आर बेसिक पैरामीटर सिस्टम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज. अब इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमको लेने, तो अगली क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले रहे होंगे. अभी हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट किया है कि इनके मतलब क्या है. अगली मतलब वेडनेसडे ऑब्वियसली, ठीक है. तो वेडनेसडे को हम लोग जो क्लास ले रहे होंगे